नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्कुलर मोशन के फर्स्ट लेक्चर में। तो फटाफट हेडिंग डालिए सर्कुलर मोशन। मान के चलिए अभी तक आपने फिजिक्स में जो भी कुछ पढ़ा है, बेसिक काइनेमेटिक्स हो गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, देन वर्क पावर एनर्जी हो गया, सारा सब कुछ इकट्ठा इसमें यूज़ हो जाना है। ठीक है, सब कुछ यूज़ हो जाता है। इतना बढ़िया टॉपिक है और आगे आगे ऐसा ही चलेगा। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें सर्कुलर भी यूज़ हो जाएगा, फिर जो उसका नेक्स्ट आएगा उसमें सेंटर ऑफ मास भी यूज़ हो जाएगा, फिर जो उसका नेक्स्ट आएगा उसमें रोटेशनल मोशन भी यूज़ हो जाएगा। अब सारे टॉपिक्स ऐड अप होते जाएंगे। आगे इसके आगे जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं सभी टॉपिक्स में सभी टॉपिक्स यूज होते हैं, ऐसे टॉपिक हैं। तो हेडिंग है सर्कुलर मोशन। इसको एकदम उसी सीक्वेंस में पढ़ना है जिस सीक्वेंस में हमने फिजिक्स स्टार्ट किया था। कहने का मतलब सबसे पहले आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें पढ़ोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। गलत बोल दिया मैंने, फिर से बोलना चाहिए। कहने का मतलब सबसे पहले आपने पढ़ा था पोजीशन, तो यहां पर आप पढ़ोगे एंगुलर पोजीशन। फिर आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, आप यहां पढ़ लोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर आपने पढ़ा था वेलोसिटी, तो यहां होगा एंगुलर वेलोसिटी। फिर आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन, तो यहां हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। सारी की सारी डेफिनेशन भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। जैसे कि वहां डिस्प्लेसमेंट होता था चेंज इन पोजीशन, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा चेंज इन एंगुलर पोजीशन। सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही है, बस नाम बदल गया है। वहां सिंपल टर्म्स हुआ करते थे, यहां पर उन टर्म्स के आगे एंगुलर वर्ड और लग जाएगा, बस और कुछ नहीं। जैसे कि वहां वेलोसिटी होता था, यहां एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। वहां एक्सेलरेशन होता था, यहां एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। बाकी सारी चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी रहेंगी। तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं। इसमें कई बार बच्चों की डिमांड होती है, सर आपने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन बताया ही नहीं सर्कल क्या होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बात बताने की ज़रूरत है, वो भी 13th वाले बैच में। सर्कल तो आप जानते ही होंगे, इसको बोलते हैं सर्कल, और क्या। अब सर्कुलर मोशन का यही मतलब होगा कि कोई पार्टिकल इस सर्कल के सरकमफेरेंस में गोल गोल घूम रहा होगा। सिंपल सी बात है, एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं हम, कुछ हाई फाई लैंग्वेज नहीं है। कोई पार्टिकल होता होगा, इसके सर्कल में घूमता होगा, सरकमफेरेंस में। तो अगर कोई पार्टिकल इस सर्कल के सरकमफेरेंस में ट्रैवल कर रहा है तो उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। इसी को अंग्रेजी में लिखना है तो अंग्रेजी में क्या लिखोगे? अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन, है ना। इसको इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखोगे? अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन इज सच अ वे, इन सच अ वे। लिख लो चाहो तो, डेफिनेशन लिखना हो तो रुक रुक के। अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन in such a way in such a way that its distance from a fixed point such that its distance from a fixed point remains constant with time. Its distance from a fixed point remains constant with time. कहने का मतलब है कि एक पार्टिकल एक प्लेन में कुछ इस तरीके से घूम रहा है कि इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना, ये है फिक्स्ड पॉइंट, ये डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। पार्टिकल यहां होता तो भी आर होता, पार्टिकल यहां आ जाता तो भी आर होता, पार्टिकल यहां आ जाता तो भी आर होता। तो ये जो डेफिनेशन बोली गई है उसमें जो फिक्स्ड पॉइंट है वो सेंटर है ना। चाहो तो ये भी अलग से लिख लेना, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं। फिक्स्ड पॉइंट जो है वो सेंटर है और जिस कांस्टेंट डिस्टेंस की बात की जा रही है वो रेडियस है, ऐसा है। तो ये सर्कल की फालतू सी डेफिनेशन होती है जो कि आगे जाकर के फिजिक्स में कहीं यूज होनी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स वाले सर्कल की डेफिनेशन थोड़ी पूछेंगे। फिजिक्स वाले तो यही पूछेंगे, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है भाई, इसकी वेलोसिटी बता दो, एक्सेलरेशन बता दो, फोर्स बता दो, वर्क डन बाय टेंशन बता दो। इस टाइप की बातें यहां पर की जाएंगी। तो मान के चलते हैं इतना तो आपने लिखा होगा, डायग्राम भी आपने बनाया होगा। फिर इसमें सबसे पहली बात जो पढ़ाई जाती है वो होती है एंगुलर पोजीशन। सबसे पहली बात इसमें जो बताई जाती है वो होती है एंगुलर पोजीशन, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगुलर पोजीशन का बड़ा ही सिंपल सा मतलब होता है एंगल, बात खत्म।
एंगुलर पोजीशन का बड़ा ही सिंपल सा मतलब होता है और वो होता है एंगल। बस बात इतनी सी होती है, लेकिन बात फिर अपने आप आगे बढ़ जाती है। फिर से बोल रहा हूं, एंगुलर पोजीशन का सिंपल सा मतलब होता है एंगल। बात सिर्फ इतनी सी ही होती है, लेकिन वो बात अपने आप आगे बढ़ जाती है इस सवाल के साथ कि सर आपने एंगल तो बोल दिया, लेकिन एंगल तो दो लाइंस के बीच में होता है, तो यहां पर कौन सी दो लाइंस की बात की जा रही है ना? तो वो चीज अपन डायग्राम से समझते हैं। देखो मान लो ये एक्स एक्सिस था, मान लो ये 0,0 था, मान लो कोई इंसान यहां बैठा हुआ था, इस इंसान का नाम है ए, ठीक है? तो इस इंसान का जो पोजीशन वेक्टर होता होगा, इस इंसान की जो पोजीशन होती होगी वो ये होती होगी। ये ओरिजिन से पास होगा, है ना? गलती से इधर से पास हो गया, इसको आप लोग सही से बनाएंगे, ओरिजिन से पास हुआ होगा। तो मान लिया ये एक्स एक्सिस था, ये एक इंसान था, इंसान का नाम था ए फॉर आदमी, है ना? और मान लेते हैं इसका जो पोजीशन वेक्टर था तो वेक्टर आर ए था। तो एंगुलर पोजीशन का मतलब बड़ा ही सिंपल सा होता है, एंगुलर पोजीशन इज द एंगल, एंगुलर पोजीशन इज सिंपली एन एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड द रेफरेंस लाइन। इन आवर सिलेबस रेफरेंस लाइन इज मैक्सिमम टाइम एक्स एक्सिस, तो इसी को बोला जाता है एंगुलर पोजीशन। सिंपल शब्दों में बोलें तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उसी को एंगुलर पोजीशन बोला जाता है। तो वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एंगुलर पोजीशन से आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ करता था चेंज इन पोजीशन, सेम टू सेम इसका मतलब होता है चेंज इन एंगुलर पोजीशन, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। चेंज इन एंगुलर पोजीशन को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल है, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये सिंपल सी चीज होती है। फिर इसमें एक और जरूरी बात बताई जाती है जो कि समझाई नहीं जाती, सिर्फ बताई जाती है क्योंकि वो मैथ्स का पार्ट है। और वो बात ये होती है कि अगर बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 0.00000001 का, तो इसको हम वेक्टर बोलते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो उसको हम वेक्टर नहीं बोलते। तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के आगे बढ़े तो बात आनी चाहिए एंगुलर वेलोसिटी की, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वेलोसिटी दो टाइप से बताई जाती है, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। तो एकदम बेसिक डेफिनेशन से जाते हैं। एवरेज वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इसका क्या हो जाना चाहिए? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका हो जाना चाहिए फॉर्मूला टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, और टोटल टाइम की बात करें तो डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब अगर एवरेज का ये फॉर्मूला आया है, देन ओमेगा इंस्टेंटेनियस का ऑब्वियसली ये फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वर्ड का यही मतलब होता है बहुत छोटे से इंटरवल की बात करना। तो बहुत छोटा सा इंटरवल मतलब dt, तो सिंपल है डेल्टा टी जो है वो dt बन जाएगा अगर बहुत छोटे से इंटरवल की बात करोगे तो।
अब इन दोनों में बात करें कि भाई वेक्टर कौन होता होगा, तो ऑब्वियसली यही वेक्टर होता होगा, अभी अभी बताया कि डी थीटा वेक्टर होता है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी की कहानी हो गई। इसकी यूनिट की बात करें तो जो इसकी यूनिट है वो रेडियन पर सेकेंड होती है, क्योंकि ऊपर क्या है, एंगल है जिसकी यूनिट रेडियन होती है, और नीचे टाइम है जिसकी यूनिट सेकेंड होती है। तो ओमेगा की यूनिट की अगर हम बात करें तो ये रेडियन पर सेकेंड होता है, ऐसे लिखा जाता है, रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट है। आगे बढ़ते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो ठीक वैसे ही ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसके भी दो टाइप्स होते होंगे, एक होता होगा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और एक होता होगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ऐसा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को आप लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, और टाइम को भी आप लिख सकते हो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो इसका एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अगेन अगर एवरेज का ये फॉर्मूला आया है देन ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस का डी ओमेगा बाई डी टी आना चाहिए। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है, याद करिए एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले थे, एक dv बाई डी टी होता था एंड एक v dv बाई डी एक्स होता था। तो dv बाई डी टी जैसा फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, एक इसकी तरह भी होता होगा, तो जरा कंपेयर कर करके लिख लो। कैसे लिखोगे कि यहां वेलोसिटी था तो वहां क्या आना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो न्यूमरेटर तो लिख दिया, यहां वेलोसिटी है तो सर्कुलर में क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। डिनोमिनेटर की बात करें, यहां x का मतलब क्या होता था, पोजीशन, तो अभी यहां क्या आ जाता है, एंगुलर पोजीशन, मतलब कि थीटा। तो कुछ इस तरीके से इसके दो फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। अब इसमें बात करें कि कौन सा वेक्टर होता होगा, तो यहां पर बहस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी को, यहां दोनों ही वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, दोनों ही चीजें क्या होती हैं यहां पर, वेक्टर होती हैं। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मान के चलिए अपन ने जो सर्कुलर के जो कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं वो हमने कवर कर लिए। अब जरा आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा, इतना नोट करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसको नोट करें, मान के चलते हैं लिख लिया होगा आपने, फिर इसको नोट करें। वीडियो पॉज करके नोट करना है। तो मान के चलते हैं ये भी हो गया होगा, नेक्स्ट पॉज यहां आएगा, इसके नीचे कुछ है क्या, नहीं, तो आप इसको पॉज करके लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं ज़रा एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन की, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर होता है, थोड़ी देर पहले ही देखा अपन ने। एक नोट बना के आप लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ डी थीटा और ओमेगा। सीधी सी बात है, जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, वो डी थीटा बाई डी टी होता है। तो जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन इसका होगा। सीधी सी बात है, इक्वल टू के साइन के साथ बैठे हुए ना ये दोनों वेक्टर, और यहाँ पर पॉजिटिव है, टाइम नेगेटिव थोड़ी होगा, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। तो अगर ये वेक्टर इक्वल टू में बैठे हुए हैं और यहाँ पॉजिटिव है, तो जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसका भी होगा। तो इस वजह से मैंने वहाँ पर और लगा के लिखा है,
कि डी थीटा के डायरेक्शन की बात करो, चाहे डी थीटा बाई डी टी के डायरेक्शन की बात करो, चाहे ओमेगा के डायरेक्शन की बात करो, एक ही होता है। तो जो इनका डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ डी थीटा और ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ओमेगा और डी थीटा का डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, ऐसा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कोई पार्टिकल ऐसा घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड थंब रूल कैसे लगेगा? ऐसे। इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं वेक्टर में, तो दोबारा करेंगे नहीं, है ना, आपको याद होगा। तो फॉर एग्जांपल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो देख सकते हो ये ऐसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब किधर आ रहा है? बोर्ड के बाहर। तो इस वजह से हम टाइम बचाने के लिए याद भी रख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है आउटसाइड प्लेन ऑफ पेपर, ऐसा बाहर आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दो ही बातें हो पाती इसमें, उससे ज्यादा बातें नहीं हो पाती, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज देख लेते हैं एक बार ऐसा। क्लॉकवाइज में देख सकते हो ऐसा घूम रहा है, तो हाथ कैसे घुमाओगे? ऐसा। तो थंब किधर आ गया? बोर्ड के अंदर। तो बात बड़ी सिंपल सी है, 10 बार हाथ घुमाने से अच्छा याद कर लो ना भाई, कई बार यूज होगा ना, ये तो कई बार आएगा ना क्वेश्चन में। तो 10 बार क्या हाथ घुमाते रहना अलग अलग क्वेश्चन में, याद कर लो। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बोर्ड के बाहर होता है, क्लॉकवाइज का मतलब बोर्ड के अंदर होता है, तो टाइम भी बचेगा। तो वीडियो पॉज करेंगे, इतना नोट लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर, ये समझते हैं। पहले जरा इसका डायग्राम बना लें। तो देखिए, मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था, तो ये बनाया सर्कल, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। मान लो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल घूमते घामते टहलते हुए यहां आ गया था, इस जगह पर। मान लो पार्टिकल ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था ओमेगा से, तो ओमेगा किधर होता होगा? ओमेगा होता होगा बोर्ड के बाहर, अभी अभी बताया। पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था तो पक्का पार्टिकल किधर जा रहा होगा? इधर जा रहा होगा, v वेलोसिटी के साथ। तो ये वेक्टर v तो मैंने बना दिया, वेक्टर ओमेगा आपको पता है इधर होगा। बात करते हैं वेक्टर r की। वेक्टर r मतलब रेडियस वेक्टर। पहले जरा इसका मतलब लिख दूं मैं। वेक्टर r का मतलब यहां पर रेडियस वेक्टर भी होता है और पोजीशन भी होता है, और पोजीशन वेक्टर भी होता है। तो वेक्टर आर को आप रेडियस वेक्टर बोलो, चाहे पोजीशन बोलो, चाहे पोजीशन वेक्टर बोलो, एक ही बात होती है। तो देखो, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर यही होगा ना, ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो और ऑब्जेक्ट पे जाके खत्म हो जाए, तो वही हो रहा है। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर होता, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? वेक्टर आर, ऐसा कुछ है। इस एंगल को थीटा अगर आप मानना चाहो तो मान सकते हो। तो ये जो तीनों वेक्टर दिख रहे हैं, वेक्टर v, वेक्टर ओमेगा, वेक्टर r, इन तीनों के बीच में दो रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन होता है वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r,
पहला रिलेशन होता है वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये आया कहां से होगा? बड़ी सिंपल सी चीज है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन को डिफरेंशिएट किया होगा तो ये आ गया होगा। थोड़ा और लिखते हैं, रुको जरा, देखिए वेलोसिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब पोजीशन का डिफरेंशिएशन। तो वेक्टर v बन जाएगा d बाई डी टी ऑफ पोजीशन। क्या होगा? पोजीशन यहां पर वेक्टर r है, ऐसा। अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर r तो कांस्टेंट है, r तो रेडियस है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाना चाहिए, है ना। कोई बच्चा ऐसा सोचता है, वो एकदम गलत है। गलत इसमें यह है कि r कांस्टेंट होता है। गलत क्या सोच रहा है वो इसमें? कोई बच्चा क्या सोच रहा है कि ये कांस्टेंट है। अब उसमें गलती क्या है? गलती ये है कि ये थोड़ी कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। रेडियस कांस्टेंट होगा ना, रेडियस वेक्टर थोड़ी कांस्टेंट होगा। रेडियस वेक्टर में तो डायरेक्शन भी हो गया ना, तो इस वजह से ये चीज जीरो नहीं होगी। तो कोई बच्चा अगर ऐसा सोचता है कि वेक्टर आर तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली गलत है। वेलोसिटी जीरो थोड़ी है, वेलोसिटी जीरो थोड़ी है, तो घूम रहा है ना सर्कल में, तो वेलोसिटी यहां जीरो तो है नहीं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है तो वो गलत है। सही क्या सोचना होता है? सही ये सोचना होता है कि रेडियस कांस्टेंट होगा। रेडियस है ना, रेडियस, सिर्फ रेडियस की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। लेकिन अगर इस वेक्टर की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन इसका वेरिएबल है। आप देख सकते हो ना, पार्टिकल अगर यहां है तो ये है वेक्टर आर, पार्टिकल अगर यहां आ जाता तो ये होता वेक्टर आर, पार्टिकल अगर यहां आ जाता तो ये होता वेक्टर आर। तो अलग अलग जगह पर वेक्टर आर का डायरेक्शन अलग अलग होता, इस वजह से ये जीरो नहीं होगा। तो यहां पर हम लिख भी देते हैं इसका रीजन, इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन इज वेरिएबल। तो फिर सवाल है इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। तो डिफरेंशिएट करना बहुत ही सिंपल है, जो कि हम करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। बस थोड़ा कंपोनेंट देख लेते हैं। देखो वेक्टर आर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता? आर कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता? आर साइन थीटा। तो इस वजह से वेक्टर आर को आप लिख सकते हो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अब अगर आप इसको पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ प्रॉपर चेन रूल लगा करके डिफरेंशिएट करोगे तो आपको फाइनल आंसर यहां से ये मिलता है, वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। डेरिवेशन जानबूझ के मैं बता नहीं रहा हूं, मतलब डेरिवेशन क्या नहीं बता रहा, डेरिवेशन तो मैंने बता ही दिया है ना, ये डेरिवेशन ही तो है, डेरिवेशन तो मैंने बता ही दिया। बस डिफरेंशिएशन में जानबूझ के नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उसका उतना यूज नहीं होता नीट के एग्जाम्स में, है ना। अपन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी मैथमेटिक्स का इतना काम आता है। ये वेक्टर फॉर्म भी लिखा जरूर है, लेकिन ये भी आपके काम नहीं आने वाला। इस पे सवाल आपसे शायद ही पूछा जाए। आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो विदाउट वेक्टर वाला पूछा जाएगा। तो अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ये आंसर हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। इसी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये सिंपली v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ओनली। मेडिकल क्या जेई की भी बात करें ना तो इसी पे सबसे ज्यादा सवाल होते हैं। इस पे वेक्टर पे बहुत कम सवाल होते हैं, मतलब 100 में से मान लो 3 सवाल आपको इस पे मिलेंगे और बाकी 97 इस पे मिलेंगे। तो अपने काम का ये है, ये मैग्नीट्यूड ओनली जो लिखा हुआ है। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर डेरिवेशन खा गए। डेरिवेशन हमने आपको पूरा बताया है, प्रॉपर डायग्राम बनाया है, कंपोनेंट भी सिखाए हैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा सब कुछ बताया है।
बस मैंने यहाँ पर खाया क्या है, खाया है मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन, जो कि करना बहुत आसान है, आप चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर ये अब r कांस्टेंट हो जाएगा, कूद के डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस थीटा, ऐसे डिफरेंशिएट कर करके यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डिफरेंशिएशन में अपना टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि एग्जाम में तो कभी आएगा नहीं। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे इसकी चर्चा की जाएगी। तो मैं कह रहा था जैसे कि v ओमेगा और r के बीच में टोटल 2 रिलेशन होते हैं, तो ये एक रिलेशन तो हो गया, एक ही है, यहाँ इसको 2 काउंट नहीं करेंगे, ये एक ही है, तो एक रिलेशन तो ये हो गया। एक और रिलेशन होता है जो कि हम डायग्राम से बना सकते हैं। देखो यहां लिख रहा हूं, जरा v और r के बीच में एंगल देखो, 90 डिग्री है। और अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। क्यों? v r cos 90, cos 90 क्या होता है, 0। सिंपल सी बात है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो देखा आपने, v और r के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। जरा ओमेगा और r के बीच का एंगल देखो, ओमेगा किधर है, बोर्ड के बाहर। तो देखो ओमेगा और r के बीच में भी 90 डिग्री का ही एंगल है, ओमेगा और r के बीच में भी 90 डिग्री है। ओमेगा बोर्ड के बाहर है, r ऐसा है, तो ओमेगा डॉट r भी क्या होना चाहिए, 0। जरा ओमेगा और v के बीच का एंगल देखो, ओमेगा किधर है, बोर्ड के बाहर, परपेंडिकुलर है ओमेगा बोर्ड पे। भाई सीधी सी बात है, ओमेगा अगर बोर्ड पे ही परपेंडिकुलर हो गया, ओमेगा अगर बोर्ड पे ही परपेंडिकुलर हो गया तो ओमेगा इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, उस पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो ओमेगा और r के बीच का एंगल देखोगे तो भी 90 मिलेगा, ओमेगा और v के बीच का एंगल देखोगे तो भी 90 मिलेगा, r और v के बीच का एंगल देखोगे तो भी 90 मिलेगा। यहां पर जो 3 वेक्टर आपको दिख रहे हैं, इन तीनों वेक्टर में से किसी भी 2 वेक्टर के बीच का आप एंगल देखोगे तो वो 90 ही मिलेगा। इस वजह से इसमें कोई भी 2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 ही मिलेगा। तो ये 2 रिलेशन होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। कहां गया ये? जब क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में आता है तो वेक्टर वाली चीजें यूज करते हैं, जैसे कि ये और वो, वहां जो लिखा है, ये 2 बातें। और अगर क्वेश्चन सिंपली मैग्नीट्यूड फॉर्म में आता है तो हम इतना दिमाग नहीं लगाते, फिर हम सिंपली भगवान का नाम लेके v इक्वल टू ओमेगा आर लगा देते हैं। तो जरा वीडियो पॉज करेंगे आप, ये पहली स्लाइड नोट करेंगे। तो मान के चलते हैं इतना लिखा होगा आपने, उसके बाद ये आगे का नोट करेंगे। तो मान के चलते हैं ये भी आपने लिख लिया होगा। उसके बाद ये बचा हुआ हिस्सा और नोट कर ले, उसी के साथ में नोट करना है। हाँ, इसी का पार्ट है, ये अलग से नहीं है, इसी के साथ है, साथ में ही नोट करें इसको भी। इतना नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मान के चलते हैं इतना नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन की। तो साइड हेडिंग लिख लो आप, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, या आप पूरा लिखोगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो देखिए, अगर वेलोसिटी आ गई है तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन मिल जाना चाहिए। तो लिखा हमने वेक्टर a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, अभी अभी हमने कैलकुलेट की है, जो कि ओमेगा क्रॉस r था, ऐसा है। इसमें डिफरेंशिएशन लगा के आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हो, करना हो तो। बाकी हम तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगने वाला है ना, मल्टीप्लिकेशन में बैठे हुए हैं ना ये, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो जब आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, अल्फा क्रॉस आर प्लस
ओमेगा क्रॉस वी। तो डिफरेंशिएशन में बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके काम की बातें जो है यहां से चालू हो रही हैं, इसके बाद से। तो ये एक्सेलरेशन की कहानी थी। वेलोसिटी की हमने वैल्यू रखी, डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल लगाते हुए। डिफरेंशिएशन में पढ़ाया गया था आपको प्रोडक्ट रूल, वो लगा करके डिफरेंशिएट किया तो ये कुछ ऐसा बना। अब यहां दो टर्म निकल करके आ गए। तो ये जो आपको दिख रहा है ये इतना हिस्सा, इसी को दूसरा नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रिप्रेजेंट करते हैं 80 से। उसका रीजन ये है कि जो अल्फा क्रॉस आर आता है वो अलोंग द टेंजेंट आ जाता है, इस वजह से इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये जो लिखा हुआ है ये जो है अलोंग रेडियस टुवर्ड द सेंटर आ जाता है, इस वजह से इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता है। और इसको AC से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो आया है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या, वेक्टर A इज इक्वल टू AT वेक्टर प्लस AC वेक्टर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जरा डायग्राम से समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में। तो देखो, मान लो कोई पार्टिकल फिर से ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा था। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल यहां पर था, इसके पास v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होता होगा। ऐसा पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन ऐसा होता होगा। फिर अगर इसी एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट कर दिए जाएं, एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर, अगर इसी एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट कर दिए जाएं तो एक कंपोनेंट आएगा टेंजेंट के अलोंग और दूसरा कंपोनेंट आएगा रेडियस के अलोंग। तो जो कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग आता है उसी को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला जाता है, और जो कंपोनेंट सेंटर के अलोंग आता है उसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये एंगल अगर फाई होता, ये एंगल अगर फाई होता तो ये एंगल अगर फाई होता तो यहां जो कंपोनेंट आता वो a cos फाई आ जाता और यहां जो कंपोनेंट आता वो a sin फाई आ जाता। इतना कंपोनेंट्स करना तो आप जानते ही हो। तो कुछ नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि a sin फाई को ही एक नया नाम दे दिया इन लोगों ने, और वो नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और a cos फाई को एक नया नाम दे दिया गया और वो नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। तो सिंपल जो एक्सेलरेशन था उसके जो सिंपल से दो कंपोनेंट्स हुआ करते थे, उन्हीं को नया नाम दिया गया है। एक को बोला गया है टेंजेंशियल क्योंकि टेंजेंट के अलोंग है, दूसरे को बोला गया है सेंट्रीपिटल क्योंकि रेडियस के अलोंग, देख सकते हो रेडियस के अलोंग एंड टुवर्ड द सेंटर है। तो इसी को जरा हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो इसके बाद हमने लिखा साइड हेडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AC से। तो सबसे पहली बात हम इसमें यही कहेंगे कि ये कोई नई प्रजाति का एक्सेलरेशन नहीं है। ये सोच के परेशान ना हो कि ये कौन सा एक्सेलरेशन आ गया, ये कोई नया एक्सेलरेशन नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है इट इज जस्ट, है ना, कुछ नहीं होता ये, इट इज जस्ट अ कंपोनेंट, it is just a component of total acceleration along radius towards the center। बस, ये कोई नए टाइप का एक्सेलरेशन नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट होता है, बस बात खत्म, और कुछ भी नहीं। इसके फॉर्मूलेज की बात करें तो एक फॉर्मूला अभी अभी हमने ऊपर देखा डायग्राम में, ये देखो a sin फाई हो जाएगा। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, और फॉर्मूले एक और यहां लिखा है, देखो ये इसी को बोल रहा हूं ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये देखो ओमेगा क्रॉस v, तो एक और फॉर्मूला ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, ओमेगा क्रॉस
v, ये अल्फा जैसा लगने लगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, ऐसा। इसी में अगर मैं वेक्टर हटा दूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सिंपली ओमेगा वी हो जाएगा। फिर अभी अभी आपने पढ़ा है ना v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ये पढ़ा है ना आपने। तो अगर आप इसको उठा के यहां रख दो तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। यहीं से आप अगर v ना रखो, यहां से मान लो आप ओमेगा उठा के रख दो, देखो एक ही है, ये एक ही है ना, वही लिखा हुआ है। ये ना रखो, अगर आप ये रख दो यहां पे, तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बाय आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के आपके पास ढेर सारे ऑप्शन होते हैं। वेक्टर फॉर्म की बात की जाएगी तो ये लगाओगे, मैग्नीट्यूड की बात की जाएगी तो ये लगाओगे। सबसे ज्यादा यही दो फॉर्मूले यूज होते हैं। अगर ओमेगा दिया होता है तो ये यूज कर लेते हैं, वेलोसिटी दी होती है तो ये यूज कर लेते हैं। तो ये कहानी खत्म होती किसकी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। ठीक सेम टू सेम इसी की तरह कौन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जिसको 80 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी क्या है, ये भी कुछ नहीं है, बस एक कंपोनेंट है। इट इज जस्ट अ कंपोनेंट of total acceleration along tangent। और कुछ नहीं होता, ये सिर्फ कंपोनेंट होता है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो एक अभी अभी देखा था ऊपर डायग्राम में, a cos फाई जहां सर्कल बनाया था। दूसरा अल्फा क्रॉस आर हो सकता है। ये कहां से निकल के आ रहे हैं पता नहीं, समझ में आता भी है या नहीं। ये देखो, ये देखो, ये डायग्राम से एक a cos फाई हो सकता है। दूसरा यहां से देखो, अल्फा क्रॉस आर को ही तो 80 बोला है ना, तो एक और फॉर्मूला आ गया क्या, अल्फा क्रॉस आर। तो वही दो लिखे मैंने। ये इसमें वेक्टर को खा जाऊं, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो अल्फा आर हो जाएगा। इसमें थोड़ी और कारीगरी करूं अगर, तो अल्फा जो है वो डी ओमेगा बाई डी टी होता है। ये ओमेगा आर मिलके क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। देखो इस v के ऊपर एरो नहीं लगा हुआ है ना, v के ऊपर एरो नहीं है मतलब ये वेलोसिटी नहीं है। v के ऊपर एरो नहीं है मतलब ये वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है। तो 80 के हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हो गए। एक ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ऑप्शन ये हो गया, तीसरा ऑप्शन ये हो गया, और चौथा ऑप्शन ये हो गया। तो जैसी आपको जरूरत पड़े वैसे आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो अब आपको नोट करना होगा बहुत सारा, मुझे लगता है। तो यहां से नोट करेंगे आप। पहला पॉज यहां मारें और इसको नोट करें। मान के चलते हैं इतना लिखा होगा आपने। नेक्स्ट पॉज यहां आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ। मान के चलते हैं ये भी लिख लिया होगा। लास्ट आखिरी है ना यहाँ, देन आखिरी में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी नोट कर लें। एक काम करो तो इतना लिखो पहले। मान के चलते हैं डेफिनेशन लिख लिया होगा आपने, उसके बाद ये बाकी का हिस्सा आप नोट कर लें। तो मान के चलते हैं इतना तो लिख ही लिया होगा। अब एक आखिरी में एक छोटी सी जरूरी बात वो ये है कि मान लो अगर आपको AC और AT ऑलरेडी दिया हुआ है, मान लेते हैं इधर AT था और इधर AC था, तो हम सिंपल सी बात कह रहे हैं कि टोटल एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करके ही तो ये दोनों आए थे।
टोटल एक्सेलरेशन के जब आपने टुकड़े किए थे तो ही तो ये दोनों आए थे, तो अगर टुकड़े किए गए तो ये आए, और अगर इन टुकड़ों को आप जोड़ दोगे तो ओरिजिनल एक्सेलरेशन आ जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात बोल रहा हूं, एक एक्सेलरेशन के आपने दो टुकड़े किए तो आपको ये दोनों मिले। अब अगर आप इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दो तो ओरिजिनल एक्सेलरेशन आपको मिलना चाहिए। तो अगर आप यहां पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ तो आपको टोटल एक्सेलरेशन मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो टोटल एक्सेलरेशन आप पैरेललोग्राम लॉ वाले फॉर्मूले से लिख सकते हो, जो कि होगा स्क्वायर रूट पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 AC/AT cos 90। यही होता था ना फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, वही लगाया है। cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो एक और फॉर्मूला आपको पता चल गया। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं समझा देता हूं। क्वेश्चन में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है, उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपसे AT कैलकुलेट करवाया जाता है, AC कैलकुलेट करवाया जाता है। तो AT कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है, अल्फा आर लगा दो AT आ जाता है। AC कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है, ओमेगा स्क्वायर आर या फिर V स्क्वायर बाय आर लगा दो, ये भी आ जाता है। तो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको और आपसे पूछ लिया जाएगा भाई AC बता दो, AT बता दो और उसके बाद लास्ट में A बता दो। तो बस A ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, AC पता है, AT पता है, तो यहां रख देते हैं तो A आ जाता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ जो सर्कुलर का काइनेमेटिक्स वाला पार्ट होता है ना, वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में जो सर्कुलर का डायनेमिक्स वाला पार्ट है, जिसमें फोर्स को भी हम कंसीडर करेंगे, वो हम पढ़ेंगे। आपने देखा पूरा का पूरा हमने सर्कुलर स्टार्ट किया, यहाँ पर हमने कहीं पर भी फोर्स की बात नहीं की। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि अगर फोर्स लगेगा तो उसके कैलकुलेशन कैसे किए जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।